नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हमारा फोकस एकदम क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक खास बात कही। पीएम ने कहा कि देश का फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर आगे बढ़ती रहे। सरकारें जो कहती हैं उसे दो तरीके से देखा जाना चाहिए। पहला तरीका, ऐसा बयान किस मौके पर दिया जा रहा है, और दूसरा तरीका कि जो कहा जा रहा है उसे पूरा करने के लिए कितने बड़े चैलेंज हैं। 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। 10 जून से मंत्रियों ने काम संभालना शुरू किया। 17 सितंबर को तीसरी पारी में मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। केंद्र सरकार इस मौके पर क्या प्लान कर रही है, सरकार पब्लिक को क्या बताना चाहती है, उसके भविष्य के लिए क्या कुछ उसके पास है, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। This is the right time to be in India. आप सही समय पर सही जगह पर है। आप सही समय पर सही जगह पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कहां कही, क्यों कही, किस संदर्भ में कही, आपको बताएंगे आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस तैयारी से जिसमें सरकार लगी हुई है। ये प्लानिंग है मोदी सरकार के 3.0 के 100 दिन की। 17 सितंबर को केंद्र सरकार के लिए डबल खुशी का दिन होगा। पहली खुशी ये कि मोदी सरकार तीसरी पारी में अपने 100 दिन पूरे कर रही है। दूसरी खुशी ये कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर सरकार अब तक किए गए कामकाज को जनता के सामने रखने की प्लानिंग में है। यानी 9 जून को मंत्रियों की शपथ लेने के बाद से लेकर 17 सितंबर तक 100 दिनों में अब तक कितना काम हुआ है, इसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी। लेकिन एनडीटीवी पर हम उससे पहले ही आपके सामने ये रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार इस खास मौके को कैसे यादगार बनाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री इस दौरान वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 लाख नए घरों के लिए पहली किस्त जारी की जा सकती है। पीएम आवास योजना के 11 लाख लाभार्थियों के लिए पहली किस्त बांटने का काम भी किया जा सकता है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख महिलाओं के लिए वित्तीय मदद जारी की जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी 100 दिनों की उपलब्धियों की श्रृंखला में 6 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिनके नाम हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा मोबाइल ऐप वर्जन 2.0, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी SLMS, कंसल्टेटिव कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी CCMS, NYPS पोर्टल 2.0 और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। आइए आपको बताएं कि सरकार अपने जिस कदम को डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते देख रही है, उसका फायदा क्या होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्कीम है दैट इज़ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो हमारा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है।
उसका 2.0 वर्ज़न आज हमारे माननीय मंत्री जी ने लॉन्च किया है। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये 44 हमारे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उसके दो जो हमारे मिशन मोड हैं वो रिलेट करते हैं हमारे लेजिस्लेचर से। एंड ई विधान एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, उसके अंडर हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। और ये प्रोसेस बेस्ड एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन है। सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और 25 लेजिस्लेचर्स ऑलरेडी हम लोगों से MOU साइन कर चुके हैं। 14 है जो उनमें से लेजिस्लेचर्स हैं वो कम्प्लीटली डिजिटली इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि मोबाइल ऐप, लेटेस्ट मोबाइल ऐप भी ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी अभी लॉन्च किया है। और ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस में सारा कार्यवाही स्टेट लेजिस्लेचर्स की वो लोग कर सकते हैं। मेंबर्स देख सकते हैं, मेंबर्स अपना नोटिस घर बैठे दे सकते हैं और सारे ऑल द एक्टिविटीज़ दे कैन अंडरटेक। एंड ये बेसिकली जो हमारा नेशनल विधान है ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, लेकिन हमने इसको इस ढंग से डेवलप किया है कि कोई भी कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा भी कर सकती हैं। अगर सांसद के पास भी तो ये सुविधा होगी कि वो अगर यहाँ बैठ कर देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है हम वो दिखा पा रहे हैं। बट इनका जो बेसिक इंटेंट है, जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, दैट इज़ टू स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड वी आर डूइंग युवाओं इट। के सशक्तिकरण के लिए, उनको लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाने के लिए जो यूथ पार्लियामेंट है, जो दूसरी जो आपके जो कार्यक्रम हैं, उसका विस्तार करने के लिए क्या पहले 100 दिन में किया गया है? देखिए, ट्रेडिशनली हम लोग 5 हमारे पास स्कीम्स हुआ करती थी यूथ पार्लियामेंट की, जिससे कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर सकें। एक हमारी स्कीम थी दिल्ली स्कूल्स के लिए, दूसरी हमारी स्कीम्स थी केंद्रीय विद्यालय के लिए, तीसरी हमारी स्कीम थी JNVs के लिए, और एक हमारी 4th स्कीम थी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते थे। और इसके साथ साथ हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी स्टेट्स को देते थे या देते हैं, जो भी वो अपने प्रोग्राम्स करें वो हमसे रिएम्बर्समेंट करा कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स। देन एक आइडिया आया कि इसको कैसे आउटरीच को बढ़ाया जाए। हमने 2019 में माननीय हमारे उस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय थे उनसे एक लॉन्च कराया था अपना NYPS 2.0 डिजिटल इनिशिएटिव। 26 नवंबर 2019 को ये किया था। उसके बाद से सारा जो इसका प्रोसेस है वो डिजिटल भी हो गया। लाइक अगर स्कूल के बियॉन्ड कोई और स्कूल भी अपने आप को इसमें रजिस्टर करना चाहे, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। We have provided all material for their training on the portal itself. They can train themselves through that material, and ultimately they can conduct youth parliament of their own, and then they can file a report. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि तीसरी पारी के 100 दिन का खाका तैयार है। आगे आपको बताएंगे सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बारे में। आपको याद होगा पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। वहां सेमीकंडक्टर चिप को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ था। मोदी सरकार मानती है कि जो हैसियत कभी तेल उत्पादन करने वाले देशों की हुआ करती थी, अब वही रुतबा सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले देशों का हो गया है। 100 दिनों में सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिनसे पता चलता है कि सरकार भारत के भविष्य को चिप के जरिए बेहतर बनाना चाहती है और वो इसमें रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि मेरा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में जो सेमीकंडक्टर चिप हो वो हिंदुस्तानी हो। साथियों, एक पुरानी
प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। दरअसल भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी का दूसरा चरण लाने की तैयारी कर रही है। जिस ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया 2024 की शुरुआत की, हमने वहां की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कुछ दिनों पहले जायजा भी लिया। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस पॉलिसी को और बेहतर और कारगर बनाने के लिए सरकार ने स्टेक होल्डर्स से इस बारे में सलाह मशवरा भी किया है। प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया के आयोजन में कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। उन्होंने लाल किले से कही गई अपनी बात को भी दोहराया और बोले, एक दिन दुनिया के हर डिवाइस में मेड इन इंडिया चिप होगा। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान जो 4 अहम समझौते हुए, उनमें सेमीकंडक्टर चिप पर जोर रहा। सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने और सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए ट्रेनिंग देने से जुड़े करार पर दोनों देश सहमत हुए। बहुत एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो और सेल्फ रिलायंस बढ़े, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज सेटअप की हैं टू इंसेंटिवाइज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन का, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का, क्योंकि एआई बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और आई रियली बिलीव कि बेस्ट इज़ येट टू कम। सरकार क्या चाहती है, इन आंकड़ों से समझिए। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। सरकार इस दशक के अंत तक इसे $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहती है और मानती है कि इससे भारत के युवाओं के लिए 6 लाख रोजगार पैदा होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी लक्ष्य रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं, तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। साफ है कि तकनीक भी बढ़े और लोकतंत्र भी बना रहे। तो लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार जनादेश का सम्मान करे। सरकारों के सामने चुनौती भी है कि वो ना केवल शासन चलाएं बल्कि बेहतर तरीके से चलाएं। जब कोई सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो उसके लिए चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मोदी सरकार के सामने भी यही चुनौती है कि वो हर सेक्टर में अपनी पॉलिसी को इस तरीके से लागू करे जिससे नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। सरकार ने 100 दिन के शासन में एक अहम फैसला पेंशन स्कीम पर भी लिया है।
आइए आपको इसके बारे में कुछ रोचक और नई जानकारियां देते हैं। मोदी 3.0 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने का फैसला किया गया। इसके बाद से ही देश भर में यूपीएस की चर्चा जोरों पर है। नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले समझिए कि यह स्कीम आपके ऊपर क्या असर डालेगी। अब सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम नौकरी की तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसमें दो बातें हैं। अगर आपने 10 साल की नौकरी कम से कम कर ली है तो यूपीएस के हिसाब से आपको 10,000 रुपया, फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपया आपको ज़रूर पेंशन के तौर पर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 10 साल और 25 साल के बीच में नौकरी की है, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल नौकरी किया है, तब उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अगर उसने 20 साल नौकरी किया है तो उसकी पेंशन इस बात पर निर्भर होगी कि आखिर उसने कितने साल नौकरी किए हैं और उसके कॉर्पस में कितने पैसे जमा हुए हैं। उसी जमा पैसे के आधार पर उसका पेंशन तय किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने 25 साल से कम नौकरी की है तो आप 50% जो पेंशन है उसके हकदार आप नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए एक समिति भी बना दी है। इसी मसले पर हमने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव से बात की। उन्होंने काफ़ी हद तक ओपीएस की जो बेनिफिट्स थे उनको यूपीएस में लाने का काम किया। सबसे बड़ी तो मांग यही थी कि हमें सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए और उसके ऊपर हमको महंगाई राहत दी जाए। तो ये बात छोटी बात नहीं थी, ये मानना बहुत मुश्किल काम था और इसमें काफ़ी समय लगा। और मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर सीधे तौर पर किसी आदमी ने मदद करने का काम किया तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने जब तक इंटरवेंशन नहीं किया तब तक कमेटी जो है वो 50 के आंकड़े को नहीं छुआ उसने। तो इसके लिए तो हम लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उसमें इंटरवेंशन करके इस जो हमारी मूल मांग थी उसको पूरा करने का काम किया। फैमिली पेंशन का मामला भी आया तो उसमें भी 60% हो गया। 10% जो है वो 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन भी देने का काम किया, जबकि ओपीएस में 9,000 रुपये मिल रही है। लेकिन अभी भी जो है वो चाहे जितना मिल जाए कुछ न कुछ तो रहता ही है मन में। केंद्र सरकार अगले हफ्ते गांधीनगर में चौथा री इन्वेस्ट सम्मेलन भी आयोजित कर रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन की भी मेजबानी होने जा रही है। सरकार की नई स्कीम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शामिल है। सरकार का दावा है कि उसका फोकस क्लियर है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, चलते जाना है। जाहिर है आगे का रास्ता बहुत आसान भी नहीं है। हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे वीडियो ऑफ द डे।